दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सिंह एसबीए अपने इस यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत से लोगों के लिए आईआरडीए द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करना एक टेढ़ी खीर साबित होने लगा, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि आईआरडीए द्वारा निर्धारित परीक्षा आपके लिए हंसी खेल मात्र बन के रह जाए। मेरी यही कोशिश है। एक 7 सत्रों का एक सत्र रहेगा, सेशन चलेगा, जिसमें 6 सत्र जो होंगे वो आपको आपके नॉलेज के लिए होंगे और अंतिम सत्र होगा वो परीक्षा को कैसे पास करें, ट्रिक्स का होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सत्र जो शब्दावली का है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो सामान्यतया प्रयोग में आने वाले शब्द हैं उनका थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, उनको जानते हैं, क्योंकि परीक्षा को अगर हटा भी दिया जाए तो भी वो जो है डेली उपयोग की चीजें हैं और आपका जब व्यवसाय शुरू होगा तो उस समय आपके काम पे आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली। प्रस्तावक यानी प्रपोजर। आवेदक जो पॉलिसी खरीदने के लिए प्रस्ताव करता है उसको प्रस्तावक कहते हैं। यानी जो व्यक्ति पैसा दे रहा है, साइन कर रहा है फॉर्म पे, हो सकता है कि वो अपनी पत्नी के लिए कर रहा हो, अपने बच्चों के लिए कर रहा है, किसी के लिए भी कर रहा है, तो वो प्रस्तावक होता है। प्रस्ताव पत्र यानी प्रपोजल फॉर्म, प्रपोजल फॉर्म, इसको करेक्ट कर लीजिए, प्रपोजल फॉर्म है ये। यह आवेदन पत्र है जिसे भरकर अपनी पूरी जानकारी, जिससे पॉलिसी खरीदते हैं, तो इस फॉर्म में जो है सारा डेटा भरा जाता है, जिसमें उसका नाम है, एड्रेस है और नॉमिनी है, उसके फैमिली हिस्ट्री है, उसकी हाइट, वेट, ये सब रिलेटेड सारी चीजें जो होती हैं, कभी हॉस्पिटलाइज हुआ है नहीं हुआ, ये सब सारी एक इसका स्टैंडर्ड प्रोफार्मा होता है, वो भरना होता है, तो उसको प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं। पॉलिसी धारक क्या होता है? पॉलिसी धारक जिसके लिए पॉलिसी खरीदी जाती है वो पॉलिसी धारक होता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि पॉलिसी धारक और प्रपोजर में अंतर क्या है। प्रपोजर जो व्यक्ति पॉलिसी खरीद रहा है और पॉलिसी धारक जिसके नाम की पॉलिसी खरीदी जा रही। जैसे मान लीजिए कि कोई पिता अपने बच्चे के लिए पॉलिसी खरीद रहा है, तो बच्चा उस केस में जो है पॉलिसी धारक होगा, क्योंकि उसके नाम की पॉलिसी है। लेकिन जो पिता होगा वो जो है प्रपोजर होगा, यानी प्रस्तावक होगा, वो प्रस्ताव कर रहा है अपने बच्चे के लिए। या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए पॉलिसी ले रहा है, तो इसमें जो पत्नी है वो पॉलिसी धारक होगी, और जो व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम से पॉलिसी खरीद रहा है, पेमेंट कर रहा है, भुगतान कर रहा है, वो जो है प्रपोजर होगा। बीमाकर्ता, बीमाकर्ता जो पॉलिसी दे रहे हैं, क्लेम दे रहे हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, एलआईसी आदि बीमा कंपनी। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में ये रहता है कि वो ये समझ लेते हैं कि बीमाकर्ता का मतलब जो बीमा कर रहा है, यानी जैसे एजेंट। तो यहाँ पे ये बात नहीं होती है, एजेंट बीमाकर्ता नहीं होता है। बीमाकर्ता वो कंपनी होती है, जैसे एलआईसी हुआ, रिलायंस हुआ, टाटा है, बिरला है, ये सब जो कंपनियां हैं ये बीमाकर्ता होती हैं। और एजेंट, वो तो एजेंट होता है, वो केवल एक माध्यम होता है बीमाकर्ता और पॉलिसी होल्डर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कराने का। अभिकर्ता जो कंपनी और ग्राहक के बीच का सलाहकार है। एजेंट का काम इतना होता है कि वो कंपनी का प्रतिनिधि होता है, कंपनी की तरफ से वो प्लान जो है कस्टमर्स के पास जाके, ग्राहकों के पास जाके वो उसको समझाता है, और अगर कस्टमर कन्विंस होता है तो उस पे उसके जो प्रपोजल फॉर्म होता है उस पे साइन करा के ले आता है, और फिर सारा वो प्रक्रिया करके उसको पॉलिसी देता है। तो वो अभिकर्ता होता है, और उसके लिए उसको कमीशन का भुगतान होता है। एन्युटी, एन्युटी का मतलब होता है वह पॉलिसी जिसके अंतर्गत कोई बीमा कंपनी किसी एकल प्रीमियम या प्रीमियम की श्रृंखलाओं के एक्सचेंज में पॉलिसी धारक को समय समय पर भुगतान की श्रृंखला देने का वादा करती है। यानी अगर इसको सीधे शब्दों में कहें, एन्युटी का मतलब होता है पेंशन। तो पेंशन जो है, हम पेंशन
पाने के लिए एक मुश्त अगर हमारे पास पैसा है तो हम एक मुश्त जमा करके पेंशन ले सकते हैं, इमीडिएट पेंशन ले सकते हैं, अगले महीने से या अगली तिमाही से या अगली छमाही से या 1 साल बाद की पेंशन जो है ले सकते हैं। इसको इमीडिएट एन्युटी बोलते हैं। और एक तरह की पेंशन होती है उसको डेफर्ड एन्युटी बोलते हैं। मान लीजिए कि 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद अगर हम सोचते हैं कि आज हम पॉलिसी ले लें, आज हम पैसा जमा कर दें और 5 साल बाद से हमको पॉलिसी उसमें पेंशन चाहिए, अभी नहीं चाहिए, तो वो डेफर्ड एन्युटी होती है। बीमा धन यानी सम एश्योर्ड, ये क्या होता है? बीमा धारक के जीवित रहने पर बीमा राशि पॉलिसी धारक को दे और मृत्यु पर नॉमिनी को। जब आदमी जीवित रहता है, पूरे जितने समय की पॉलिसी रहती है, तो मैच्योरिटी मिलती है। मैच्योरिटी में 3 चीजें मिलती हैं। एक तो बीमा धन होता है और जितने दिन पॉलिसी चली होती है उतने दिन का बोनस देती है। बोनस एलआईसी में बोनस बोला जाता है और सामान्य भाषा में उसको इंटरेस्ट बोलते हैं या ब्याज बोलते हैं। लेकिन जो ब्याज को लाइफ इंश्योरेंस में बोलते हैं उसको बोनस बोला जाता है। और मैच्योरिटी को प्रोत्साहित करने के लिए एक और बोनस मिलता है, उसको फाइनल एडिशनल बोनस मिलते हैं, उसको फाइनल एडिशनल बोनस कहा जाता है। तो ये होता है बीमा धन। और इसी तरह से जब अगर उस आदमी की डेथ हो जाती है तो डेथ पे जितने दिन पॉलिसी चली होती है उतने दिन का बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस अगर दे है तो, और साथ में पूरा बीमा धन जितने की पॉलिसी हम किए रहते हैं। तो बीमा धन का पर्पज होता है, एक तो हम जो है प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए बीमा धन का प्रयोग करते हैं, कितना रिस्क रहेगा उस आदमी का, रिस्क कवर कितना रहेगा, इसके लिए उसका कैलकुलेशन होता है। और बोनस कैलकुलेशन का आधार भी जो है बीमा धन ही होता है। परिपक्वता या पूर्णावधि यानी मैच्योरिटी, तो बीमा धारक के जीवित रहने पर वह राशि जो पॉलिसी धारक को अंतिम वर्ष में प्राप्त होता है। मैच्योरिटी का मतलब अगर हमने 20 साल का प्लान लिया है तो 20 साल तक हम किस्तें भरेंगे या जितने समय का किस्त भरनी है उतने समय तक पूरी किस्त भरेंगे। जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी यानी 20 साल बाद जो पैसा मिलेगा वो मैच्योरिटी क्लेम होता है, वो मैच्योरिटी भुगतान उसको बोलते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बीमा पॉलिसी में अधिकारों का स्थानांतरण। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग उस दस्तावेज को दर्शाने के लिए भी किया जाता है जो असाइनमेंट या स्थानांतरण के साक्ष्य होते हैं। यानी अगर मेरे पास कोई पॉलिसी है तो उसका मालिक मैं हूं, उसका जो भी मैच्योरिटी होगी वो मुझे मिलेगी। अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो जो क्लेम होगा तो जो मेरे बेनिफिशियरी हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, जो मेरे नॉमिनी मैंने जिनको बनाया उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर मैं अपनी पॉलिसी को किसी दूसरे संस्था के फेवर में या किसी दूसरे व्यक्ति के फेवर में मैं असाइन कर देता हूं तो जो भी मैच्योरिटी होगी या कोई भी क्लेम होगा वो उस संस्था को मिलेगा, तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट। राइडर किसी भी पॉलिसी के साथ लिया गया अन्य लाभ जैसे दुर्घटना या अन्य कई राइडर पॉलिसी में जोड़े जा सकते हैं। कम राशि पर अधिक लाभ। राइडर जो है मान लीजिए कि एक बेसिक सम एश्योर्ड होता है, बेसिक सम एश्योर्ड पे जो भी रिस्क कवर रहता है वो मिलता है। राइडर जोड़ देने से बेसिक सम एश्योर्ड के साथ में उतना रिस्क कवर एडिशनल बढ़ जाता है। या किसी भी तरह का राइडर हम जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्सीडेंटल राइडर जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर उस व्यक्ति की एक्सीडेंट के नाते डेथ होती है तो उस परिवार को, उसके नॉमिनीज को एडिशनल जो है रिस्क कवर के साथ में जो है एक एडिशनल सम एश्योर्ड का भुगतान होगा। या इस तरह से और भी राइडर जोड़े जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि परमानेंट डिसेबिलिटी का राइडर जोड़ दिया जाए तो उसमें अगर व्यक्ति परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाएगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। या मान लीजिए कि कुछ गंभीर बीमारियों के लिए राइडर जोड़ दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब गंभीर बीमारियां होती है, कोई गंभीर बीमारी मान लीजिए हो गई, तो उस स्थिति में जो है उसको जो है भुगतान में होता है। तो इसको बोलते हैं राइडर, यानी बिना मूल पॉलिसी को छेड़े, बिना मूल पॉलिसी में कुछ लाभ बढ़ाए राइडर के माध्यम से एडिशनल लाभ जोड़ देने को राइडर कहते हैं। बीमांकन यानी अंडरराइटिंग, प्रस्ताव की जांच करना यानी प्रस्ताव का आकलन, इसको अंडरराइटिंग कहते हैं। किसको पॉलिसी देना है और किसको नहीं। बीमांकन का
जो उद्देश्य होता है, यानी अंडर राइटिंग का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि गलत व्यक्ति का चुनाव हो उसको रोकना। यानी अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी है, अगर वो बीमार होगा तो उसकी कोशिश ये होगी कि हम एडिशनल इंश्योरेंस ले लें, ज्यादा बड़ा इंश्योरेंस ले लें या इंश्योरेंस ले लें। लेकिन जो स्वस्थ आदमी होता है वो सोचता है कि हमको बीमा की जरूरत नहीं है। तो इन परिस्थितियों में जांचना ये जो है अंडरराइटर का काम होता है, यही बीमांकन होता है कि किस आदमी को पॉलिसी देना है, और अगर गलत आदमी पॉलिसी की डिमांड कर रहा है तो हम उसको रोकें। बीमांकन करता है यानी अंडरराइटर। तो जो प्रस्ताव पर जोखिम आकलन करने वाला व्यक्ति है, यानी जो अंडर राइटिंग कर रहा है, वो जो है अंडर राइटर होता है। जोखिम एवं आपदा, रिस्क एंड पेरेंट्स। जोखिम किसी अप्रिय घटना का घटित होना है। जोखिम आपदा के प्रचलन पर असर डालता है। यदि फेफड़ों का कैंसर एक जोखिम है तो धूम्रपान एक आपदा हो सकता है जो जोखिम के होने की संभावना में वृद्धि कर सकता है। यानी जोखिम किसी अप्रिय घटना का घटित होना है। अगर कोई घटना घटित हो रही है तो वो जोखिम है, और जो कोई कारण होता है उसका, वो आपदा होती है। जैसे फेफड़ों का कैंसर अगर एक जोखिम है तो धूम्रपान करने वाला व्यक्ति इस जोखिम को और बढ़ा रहा है, यानी ये एक आपदा है। सर्वेयर या कारोनर, इसको इन्वेस्टिगेटर भी कहते हैं। ज्यादातर इसका प्रयोग जो है ये जनरल इंश्योरेंस में होता है, लाइफ इंश्योरेंस में सर्वेयर नहीं होता है। तो इसको इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, जो घटना एवं बड़े दावा निपटाने के लिए जांच करता है तथा बाहरी तत्व से जानकारी प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकान है, अगर उसमें चोरी हो गई तो सर्वेयर का ये काम होता है, वो जाके जांच करता है और देखता है कि एक्चुअल में इस व्यक्ति का कितने का नुकसान हुआ है। तो वो जो रिपोर्ट देता है उसके आधार पे उसका भुगतान होता है। चिकित्सा रेफरी यानी मेडिकल एग्जामिनर, यह डॉक्टर की टीम है जो अधिक जोखिम वाली पॉलिसी में चिकित्सीय जांच की गोपनीय रिपोर्ट तैयार करती, या कंपनी के कर्मचारी नहीं होते हैं, डॉक्टर की टीम होती है। कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे बड़ा कोई पॉलिसी है तो उसके लिए पड़ सकती है, ज्यादा एज का आदमी है तो उसमें पड़ सकती है। कुछ स्पेशल पॉलिसी होती है जिसमें बिना मेडिकल के जो है पॉलिसी नहीं होती है, तो वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी दो तरह से होता है। एक तो नॉर्मल मेडिकल होता है जिसमें जो है उसका हाइट, वेट और बीपी वगैरह ये सब नाप के किया जाता है, और कुछ स्पेशल मेडिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ईसीजी है और एफबीएस है, लिपिड प्रोफाइल है। इसकी सबकी जब जांच होती है तो वो स्पेशल मेडिकल की क्राइटेरिया में आता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे जो है वो डिमांड करती है कंपनी, तो उस तरह से जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आईआरडीए रेगुलेटरी संस्था है। जैसे बैंक का गवर्निंग जो है वो आरबीआई करता है, उसी तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो है आईआरडीए जो है गवर्निंग बॉडी होता है, कंट्रोलर होता है। इस आईआरडीए का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। अनुग्रह अवधि, पॉलिसी की किस्त निश्चित तारीख में ना जमा करने पर अतिरिक्त अवधि प्राप्त होना। वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही में 1 माह और मासिक में 15 अवधि। यानी अगर कोई भी पॉलिसी होती है उसमें सपोज करिए कि 28 मई अगर पॉलिसी में जमा करने की डेट है, तो नियमतः 28 मई तक उसमें जो है पैसा जमा कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो आदमी 28 मई तक नहीं जमा कर पाया तो एलआईसी ये कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप 28 तक नहीं जमा कर पाए, अगले 28 तक आप इसको जमा कर दीजिए, तो हम आपको 1 महीना की छूट देते हैं। 1 महीने का, इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। ये 1 महीना या 31 दिन का होता है, जैसे माह होता है। तो 28 तारीख से अगर पॉलिसी में जमा करना है पैसा, मान लीजिए 28 मई को, तो 28 जून तक जो है वो अनुग्रह अवधि में आता है, उसको ग्रेस पीरियड बोलते हैं। अगर आदमी इस बीच में पैसा जमा कर देता है तो उसके पॉलिसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और एकदम रेगुलर कंटिन्यू पॉलिसी मानी जाती है। ये नहीं माना जाता कि पॉलिसी लैप्स हुई है।
ना तो उसकी मेच्योरिटी पे कोई दिक्कत आती है, ना ही जो है उसके रिस्क कवर में कोई प्रॉब्लम आती है, ना ही उससे कोई इंटरेस्ट लिया जाता है। लेकिन अगर ये 1 महीने का समय बीत जाता है तो पॉलिसी टेक्निकली लैप्स हो जाती है। लैप्स होने की स्थिति में 6 महीने का समय होता है। 6 महीने में आप काउंटर पे जाके सीधा ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, कैसे भी करके सीधा बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अतिरिक्त किसी रिक्वायरमेंट के आप सीधा काउंटर पे जाके आप लेट पेमेंट के साथ में जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 1 महीना जो ग्रेस पीरियड है उसके बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अगर उसके बाद की कोई कैजुअलिटी होती है उस पॉलिसी होल्डर के साथ तो कुछ भी देय नहीं होगा। लेकिन यह है कि 6 महीना के अंदर उस बिना किसी अतिरिक्त फॉर्मेलिटी के उसका प्रीमियम जमा हो जाएगा। हाँ, अगर 6 महीने का भी समय मिला तो पार हो गया, तो 6 महीना के बाद यानी जो ड्यू डेट है 28 मई 28 मई अगर ड्यू है, तो 6 महीना इसका मतलब 28 नवंबर पार होने के पहले अगर वो आदमी काउंटर पे जमा कर दिया तो ठीक है, नहीं अगर जमा करता है तो वो पॉलिसी पूरी तरह से लैप्स हो जाएगी। फिर उसको समय मिलेगा 5 साल का। 5 साल के अंदर वो पॉलिसी को चालू करवा सकता है कुछ शर्तों के साथ, कुछ रिक्वायरमेंट के साथ। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह माँगते हैं उसमें, डीजीएच वगैरह, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ है, या हो सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन माँग लें। तो ये सब चीज़ें माँग के वो पॉलिसी चालू की जा सकती है। लेकिन अगर 5 साल का भी समय पार हो जाता है, फिर कोई चांस नहीं होता पॉलिसी को चालू करने का। फिर वो पॉलिसी पूरी तरह से लैप्स हो जाती है। अगर वो पॉलिसी 2 साल चली रहती है, तो आप चाहें तो उसमें जो है मैच्योरिटी पे भुगतान जो पेड अप वैल्यू होता है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 साल नहीं चली है, तो कुछ भी दे नहीं, पूरी तरह से पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। व्यक्तिगत लैप्स जो मैंने अभी चर्चा किया, प्रीमियम ना चुकाने पर पॉलिसी का रुक जाना। यानी अगर ग्रेस पीरियड समाप्त हो जाता है, यानी 1 महीने का जो समय रहता है ग्रेस पीरियड का, वो जब समाप्त हो जाता है तो टेक्निकली पॉलिसी लैप्स हो जाती है। पुनर्जीवन, रिवाइवल की स्थिति 1 महीना के बाद पॉलिसी में अगर प्रीमियम नहीं चुकाया, तो भले ही पॉलिसी लैप्स हो जाए, लेकिन फिर भी उसको रिवाइवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने पहले बताया कि वो 6 महीना तक जो है, जैसे मान लीजिए 28 मई किसी को प्रीमियम जमा करना था, 28 मई को उसने नहीं जमा किया, तो 6 महीने का समय है, यानी 28 नवंबर तक अगर वो चाहे तो सीधा जाके चाहे ऑफिस में चाहे ऑनलाइन वो जमा कर सकता है विद लेट पेमेंट। वो जमा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 6 महीने तक नहीं जमा किया तो पॉलिसी पूरी तरह से लैप्स हो जाती है। फिर उसका एक ही तरीका होता है फिर से चालू कराने का, वो होता है रिवाइवल यानी पुनर्जीवन। फिर वो सारी टेक्निकलिटीज़ के साथ सारे फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं, उसको कंप्लीट करने पे प्रपोज़ल फॉर्म उसका जो डीजीएच होता है वो भरने पे, मेडिकल की ज़रूरत पड़े तो वो करने के बाद वो सब पॉलिसी फिर से जो है चालू हो जाती है। तो ये जो है पुनर्जीवन इसको बोलते हैं, या रिवाइवल। नॉमिनी या नॉमिनी, बीमित का उत्तराधिकारी, मृत्यु के बाद जिसको दावा राशि प्राप्त होगी। हर प्रपोजर को चाहिए, हर पॉलिसी धारक के चाहिए कि अपना नॉमिनेशन वो ज़रूर किसी न किसी को कराए। क्योंकि अगर उसने नॉमिनी नहीं बनाया है और उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है, तो फिर एलआईसी के सामने ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि वो क्लेम किसको दे। फिर अगर मान लीजिए कि क्लेमेंट जो भी दावा करेगा तो उसको सीधे भुगतान ना करके फिर उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने के लिए कंपनी कह सकती है। इसलिए हर एक जो बीमित व्यक्ति है वो उसको चाहिए कि उसके ना रहने पे वो अपना जो है एक उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे, उसको बोलते हैं नॉमिनी। नॉमिनी कितनी भी बार कोई व्यक्ति चाहे, जो बीमित व्यक्ति है चाहे तो बदल सकता है, नॉमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार चाहे वो उतनी बार उसको बदल सकता है। नॉमिनी का कोई भी राइट नहीं होता है, क्योंकि अगर पॉलिसी धारक जीवित होता है तब नॉमिनी का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो गई तो पॉलिसी धारक के ना रहने की स्थिति में नॉमिनी को पैसा लेने का अधिकार है। न्यासी या ट्रस्टी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको विशेष प्रावधान द्वारा न्यास का संरक्षक बनाया जाता है। परिपक्वता एवं मृत्यु दावा इसी के नाम पर आता है। लाइफ इंश्योरेंस में मैरिज ह्यूमन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो भी पॉलिसियां ली जाती हैं,
उसमें पति जो है अपनी पत्नी के नाम से, अपने बच्चों के नाम से एक ट्रस्ट का निर्माण करता है और उनको जो है बेनिफिशियरी बनाता है। तो जो ट्रस्ट होता है उसकी देखरेख करने के लिए एक ट्रस्टी बनाया जाता है। ट्रस्टी उसकी पत्नी या बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पैसा होगा वो जो है उसी ट्रस्ट को जाएगा। जो पैसा होगा वो ट्रस्ट को जाएगा, यानी उसको पैसे का जो देखभाल करेगा वो जो ट्रस्टी होता है वो करेगा। अगर इस तरह से एमडब्ल्यूपी एक्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है और उसमें 89 कहीं दिखे, किसी भी उत्तर में 89 है, तो आंख बंद करके कुछ भी हो बस 89 पे आंसर मारना है। वो इसी टाइप का प्रश्न ही आता है कि उसका उत्तर 89 ही होगा। तो इस स्थिति में जो है, और ये जो मैरिज वीमन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत पॉलिसी होती है, ये देनदारिता से पूरी तरह से मुक्त होती है। ना तो कोई गवर्नमेंट उसके धन पे अपना अधिकार जमा सकती है, ना तो उसको अधिगृहित कर सकती है, ना कोई जो है ऋणदाता जो है वो उस पैसे पे अपना हक जता सकता है। अगर किसी ने उस एक्ट के तहत पॉलिसी लिया है तो उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को ये लाभ जरूर मिलेगा। वही जो मैंने चर्चा किया, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम यानी मैरिज वीमन प्रॉपर्टी एक्ट, पत्नी एवं बच्चों के हित के लिए विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 के अंतर्गत पॉलिसी लेने पर यह पॉलिसी देनदारों से पूरी तरह से मुक्त रहती है। तो इस तरह से भी लोग करते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं पत्नी बच्चों के नाम से और उसमें पत्नी को ट्रस्टी बना देते हैं और एक पॉलिसी ले लेते हैं मैरिज वीमन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। कुछ भी हो जाए वो पैसा जो है उनके बच्चों को ही मिलेगा, उस ट्रस्ट को मिलेगा और ट्रस्टी उसको देखभाल करेगा। और कोई भी कुछ भी हो जाए तो कोई उसको अधिगृहित नहीं कर सकता उस संपत्ति को। पृष्ठांकन या इंडोर्समेंट, यह वह प्रक्रिया है जो किसी प्रकार के परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। जैसे नाम, पता, मोबाइल मोड या कोई कुछ भी परिवर्तन करना होगा तो लाइफ इंश्योरेंस में इंडोर्समेंट के माध्यम से ही परिवर्तन होता है। इंडोर्समेंट का मतलब पृष्ठांकन यानी पीछे अंकन। पॉलिसी बॉन्ड के पीछे जो है एक स्टैंपिंग होती है, स्टैंप लगा के उस पे जो है रजिस्टर में अपने अंकित करके उसमें मोहर लगा के उस पे सब डिटेल लिख दिया जाता है कि क्या परिवर्तन हो रहा है। और उसको अभी तो कंप्यूटराइजेशन है, क्योंकि हर एक ब्रांच में कंप्यूटराइजेशन है, तो उसको अपने जो मास्टर में जो है उसको भी संशोधित कर दिया जाता है। तो लेकिन यह है कि जब भी परिवर्तन होगा तो वो पृष्ठांकन के माध्यम से ही होगा, चाहे नाम में परिवर्तन करना हो, चाहे मोबाइल कुछ भी करना हो, मोड में परिवर्तन करना हो, तो जो भी परिवर्तन होगा वो पृष्ठांकन के माध्यम से होगा। समानुदेशन यानी असाइनमेंट, स्वयं की पॉलिसी के अधिकार को दूसरे को बेच देना, गिरवी रख देना या दान कर देने की प्रक्रिया को समानुदेशन कहते हैं। पॉलिसी देने वाला समानुदेशक, पॉलिसी लेने वाला समानुदेशित। अभी इसकी पहले भी चर्चा किया था कि जो है अपने अधिकार को दूसरे को दे देना वो समानुदेशन कहलाता है। मैं अपनी पॉलिसी अगर किसी को असाइन कर रहा हूं तो मैं हुआ समानुदेशक, और जिसको मैं अपनी पॉलिसी को असाइन कर रहा हूं वो हुआ समानुदेशित। विशेषतया ये जो है जब हम कभी किसी संस्था से लोन लेते हैं तो उस स्थिति में किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बैंक से लोन लेता हूं तो बैंक को मैं अपनी पॉलिसी असाइन कर दूंगा, यानी अगर कोई कैजुअलिटी मेरे साथ होती है तो जो भी क्लेम पेमेंट है वो कंपनी जो है वो LIC जो है या जो भी संस्था है वो उस बैंक को जो भी उसका लोन है वो चुका देगी। उसके बाद जो है बैंक जो है जो लोन है उसको वेव कर देगा। और नहीं तो अगर हमने कोई संपत्ति खरीदी है तो वो अननेसेसरी का जो है वो संपत्ति विवाद में फंस जाती है और परिवार वाले संकट में फंसते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए हम पॉलिसी को अपने जो है असाइन कर देते हैं संस्थाओं को। संविदा या कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पॉलिसी एक संपत्ति है इसलिए पॉलिसी धारक और कंपनी के बीच एक कानूनी स्वीकृति बिना शर्त के होती है जिसे संविदा कहते हैं।
एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो हम पॉलिसी खरीदते हैं ये एक्चुअल में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस इंश्योरर के बीच में और पॉलिसी होल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर हम अपने छोटे बच्चों के नाम से पॉलिसी खरीदते हैं, माइनर बच्चों के नाम से, इसीलिए उनको बीमा धारक बोला जाता है। और प्रपोजर, एक प्रपोजर होता है जो प्रस्ताव करता है। एक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो बालिग लोगों से ही हो सकता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजर करता है। पॉलिसी धारक यानी उसका पिता या माता, जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो भी पॉलिसी खरीद रहा है, जो भी प्रपोजल है, जो भी प्रस्तावक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट या संविदा, उपखंड या क्लाज। ये एक प्रकार की धारा है जो ज्यादा जोखिम वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है, जैसे जोखिम वाले व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, जटिल बीमारी आदि। एक बार ये धारा लगने पर पॉलिसी की पूरी अवधि पर चलती रहती। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पैराग्लाइडिंग के व्यवसाय में है, पैराग्लाइडर, रेगुलरली वो जो है पैराग्लाइडिंग करता है, वो लिखता है कि मैं जो है पैराग्लाइडर। तो ऐसी स्थिति में LIC ये प्रतिबंध लगा सकती है, ये क्लाज लगा सकती है कि अगर उस व्यक्ति की पैराग्लाइडिंग के दौरान मृत्यु होती है, पैराग्लाइडिंग करते वक्त, तो जो है वो कंपनी यानी लाइफ इंश्योरेंस या जो भी कंपनी हो, वो उसको भुगतान नहीं देगी। तो इसको बोलते हैं क्लाज, उपखंड। और ये पूरे पॉलिसी टेन्योर तक चलेगा, कभी भी ऐसा नहीं कि वो 5 साल तक रहेगा। अगर वेरी फर्स्ट डे से ये इम्प्लीमेंट होगा और मेच्योरिटी तक चलेगा। कभी भी अगर वो ये अपना व्यवसाय बीच में भी शुरू कर देता है पैराग्लाइडिंग का, और बीच में छोड़ दे फिर शुरू कर दे, कभी उसकी डेथ अगर पैराग्लाइडिंग करने के नाते हुई, तो उसको भुगतान नहीं मिलेगा। और पैराग्लाइडिंग हो गया, या तमाम लोग जो है जो गोताखोर होते हैं, समुद्र में जाके काम करते हैं, या जो है जो माइंस में काम करते हैं, इस तरह के जो व्यवसाय वाले लोग होते हैं, उन पे ये जो है क्लाजेस लगाए जाते हैं। ग्रहणाधिकार या लियन, पॉलिसी की कुछ निश्चित अवधि के लिए पॉलिसी अवधि को ध्यान में रखकर मृत्यु दावे पर शर्तें लगाई जाती हैं। बीमांकनकर्ता पर निर्भर करता है कि जोखिम का निर्धारण समय निश्चित करे। ये जो है ग्रहणाधिकार, ये कुछ निश्चित अवधि के लिए लगाया जाता है। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी को टीबी है, और वो ये लगा सकता है कि अगले 5 सालों तक, अगले 10 सालों तक अगर इस व्यक्ति की जो है टीबी के नाते, फिर से टीबी के नाते जो है ठीक होके उसने बीमा कराया, उसने लिखा कि मुझको पहले टीबी था, तो ये अगर वो अगले 5-10 सालों में टीबी के नाते इसकी मौत होती है, तो LIC जो है या तो पूरी तरह से भुगतान नहीं देगी, कुछ भी नहीं करेगी, या जो है रिड्यूस्ड पेमेंट करेगी। इस तरह का एक जो है ग्रहणाधिकार या लियन लगाया जाता है। क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी, यह सिद्धांत जीवन बीमा में नहीं होता। अधिक लाभ की अनुमति नहीं, क्योंकि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें कोई सामान तो लॉस होता नहीं है कि सामान लॉस हो गया। मान लीजिए कि मोबाइल है, उस लॉस हो गया तो 10,000 का मोबाइल है तो हमारा 10,000 का नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मनुष्य का जीवन यहाँ पे जाता है। मनुष्य के जीवन की वैल्यू निकालना आसान काम नहीं, क्योंकि एक आदमी की असीमित क्षमता है। आज वो जितनी अर्निंग कर रहा है, हो सकता है अगले 5 सालों में वो कहीं ज्यादा करने लगे। बहुत लोग फर्श से एकदम अर्श पे पहुंच जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो अपना आगे उनका बहुत ग्रोथ हो जाती है। तो इसलिए किसी व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन कर पाना, वैसे भी किसी परिवार के लिए किसी व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। पैसे से ना उस व्यक्ति की खुशियां खरीदी जा सकती हैं। वो आदमी नहीं रहा तो उसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए ये माना जाता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस का जो सिद्धांत होता है, वो जो है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो संविदा है, ये क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं होती है। परम सद्भावना, मोस्ट गुड फेथ, पॉलिसी धारक को पॉलिसी लेते समय अपनी सारी जानकारी प्रस्ताव पत्र पर भरकर देनी होती है। कंपनी इसको पूर्ण सत्य मानती है।
अगर कोई गलत जानकारी जानबूझकर भरी या जानकारी भरी ही नहीं है तो मृत दावा निपटाने पर बाधा आएगी, जिसकी अवधि पॉलिसी शुरू होने की तिथि से अगले 24 माह तक होगी। तो इसका मतलब ये है कि परम सद्भावना के आधार पे ही, यानी जो भी हम उसमें अपने जो प्रपोजल फॉर्म है उसमें जो भी हम भर रहे हैं, मान लीजिए उसमें पूछ रहा है कि क्या आप पिछले 5 वर्षों में किसी हॉस्पिटल में किसी गंभीर चिकित्सा के लिए या चिकित्सा के लिए हॉस्पिटलाइज हुए हैं। अगर हम लिख रहे हैं नहीं, तो हम जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो इसकी जांच करने नहीं जाता है कि आप वास्तव में कहीं भर्ती हुए कि नहीं भर्ती हुए हैं। आपने जो लिखा उसको उसने सत्य मान लिया और सत्य मान के जो है पूरा जो है पॉलिसी हो जाती है। अगर आपने गलत लिख दिया कि नहीं, उसमें अगर मान लिया क्या आपको कोई बीमारी है और मान लीजिए कि आपको कैंसर है, आपने नहीं साबित की, आपने नहीं लिखा कि मुझे कैंसर है, तो इसको बोलते हैं कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। कंसीलमेंट, अगर मान लीजिए कोई आदमी परम सद्भावना के इस सिद्धांत को तोड़ देता है तो वो हो जाता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, फैक्ट को छिपाना। तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की पॉलिसी को अगर कोई क्लेम उपस्थित होता है तो वो जो है कैंसिल कर सकती है, उसको एक भी पैसे का भुगतान नहीं होगा। हाँ, इसमें यह है कि एक क्लाज है कि अगर पॉलिसी अवधि शुरू होने की तिथि से अगले 24 माह तक कोई दिक्कत ना हो, 2 साल उसकी समय सीमा है, 2 साल के अंदर उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के साथ कोई घटना नहीं घटित होती है, तो इसके आधार पे कि उसने कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है, उसका पेमेंट नहीं रोका जाता, उसको क्लेम दिया जाएगा। बीमा योग्य हित क्या होता है, यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका अर्थ ये है कि आप बीमा सिर्फ उसी का ले सकते हैं जो आपके खुद का हो, अर्थात जिसके जीवित रहने पर आपको फायदा हो और उसकी मृत्यु पर आपको नुकसान हो। यानी हर किसी व्यक्ति का आप बीमा नहीं ले सकते। मान लीजिए आपने घर में नौकर रखा, आप चाहते हैं कि हम इस नौकर का बीमा करा दें और नामनी खुद बन जाए और जब उसकी डेथ हो तो उसका पैसा हमें मिल जाए। तो ये स्थिति को रोकने के लिए जो है ये क्लाज लगाया गया है, एक ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति वही बीमा ले सकता है किसी का जिसमें उसका बीमा योग्य हित होगा। जैसे सबसे ज्यादा बीमा योग्य हित व्यक्ति का अपने में होता है, फिर उसका अपने परिवार में होता है, अपनी पत्नी अपने बच्चों में होता है। इसके अलावा जो है जो एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन में बीमा योग्य हित होता है, यानी एम्प्लॉयर जो होता है उसका अपने एम्प्लॉइज में बीमा हित होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसको कुछ कंपनी को देना होता है, तो उस स्थिति में वो कहाँ से देगा, उसके लिए बीमा की जरूरत पड़ती है। या उस व्यक्ति के न रहने से उस कंपनी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए योग्य व्यक्ति है, स्किल्ड व्यक्ति है, उस आदमी की डेथ हो गई तो कंपनी को तात्कालिक लॉस होगा। या कोई लोन किसी व्यक्ति ने ले रखा है तो जो लोन देने वाला है उसका लोन लेने वाले में हित होता है। यानी अगर किसी ने लोन लिया है तो जो है वो जिसने दिया है उसका बीमा हित उसमें है जिसने लोन लिया है। इसी नाते आप कभी भी जब बैंक या किसी संस्था में जाइए जो लोन देती है तो वो कोशिश करती है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिए। तो उसमें उसके पीछे कारण यही होता है कि अगर उस आदमी की डेथ हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी के साथ कोई दिक्कत ना हो, उसकी प्रॉपर्टी उसको मिले, उसके परिवार को, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के जो उसने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, जिस पर्पज से उसने लोन ले रखा है, उसको मिले। तो ये होता है बीमा योग्य हित। भौतिक जोखिम यानी फिजिकल हैजार्ड्स क्या होते हैं, शारीरिक संरचना व्यवसाय से जुड़े जो जोखिम होते हैं, पुरुष अथवा स्त्री चाहे जिसमें सारे लोगों पे लागू होता है। शारीरिक संरचना व्यवसाय, कोई भी हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बाहरी जोखिम हो, जैसे मान लीजिए मैं माइनिंग में अगर काम कर रहा हूं तो माइनिंग के जो खतरे हैं वो हमारे फिजिकल जोखिम है। अगर मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा हूं तो उसके जो खतरे हैं उसमें मैं मान लीजिए कि पायलट हूं तो जो उसके खतरे हैं वो भौतिक जोखिम में आते हैं। मैं अगर पैरा ट्रूपर हूं तो उसके जो खतरे हैं वो भौतिक जोखिम में है। मैं मान लीजिए कि समुद्र के नीचे जाके गोताखोरी करता हूं तो उसमें भी तमाम तरह के खतरे होते हैं। ये होते हैं फिजिकल हैजार्ड। निष्पादन का सामर्थ्य,
निष्पादन का सामर्थ्य का मतलब है कि संविदा के दोनों पक्षकारों में, यानी संविदा के दो पक्षकार कौन कौन है, एक तो इंश्योरर है और दूसरा है पॉलिसी होल्डर, यानी पॉलिसी होल्डर और बीमाकर्ता, दोनों में निष्पादन की क्षमता की योग्यता होनी चाहिए। यानी अगर मेरी क्षमता, मान लीजिए मैं 1 लाख रुपया साल का अर्निंग है, सपोज करिए मेरी अर्निंग 1 लाख रुपया साल है, अगर मैं डिमांड करता हूं 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड का, तो इसका मतलब है कि कुछ मैं ज्यादा डिमांड कर रहा हूं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें जो है मॉरल हैजार्ड, यानी जो नैतिक जोखिम है उसका कहीं तथ्य छिपा हो सकता है। मेरे मन में कुछ ऐसा भाव हो कि मैं कंपनी को चीट कर सकता हूं, कि हो सकता है मेरा ये हो कि मैं पॉलिसी करा लूं 1 करोड़ और सुसाइड कर लूंगा, उसके बाद जो भी क्लेम होगा मेरे परिवार वाले सुखी हो जाएंगे, चलो काम खत्म। तो ऐसी स्थिति में जो है ये देखना होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला और कॉन्ट्रैक्ट का जो हिस्सा है, दोनों लोगों में वो सामर्थ्य होनी चाहिए। बिना जोर जबरदस्ती के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होना चाहिए, तभी वो वैलिड होता है। नैतिक खतरे, मॉरल हैजार्ड क्या होता है, झूठ, बेईमानी, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, लालच इत्यादि। कुछ हम ऐसा काम करते हैं जहाँ पे हमारे जो है इन सब चीजों के नाते कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें झूठ हो, बेईमानी हो, जो चोरी करते हो, जहाँ पे तमाम तरह के खतरे होते हैं, कुछ ऐसे जो है अगर हम काम करते हैं तो वो जो है नैतिक खतरे, मॉरल हैजार्ड्स में आते हैं। मोचन निषेध, मॉर्गेज रिडेम्पशन, ऋण राशि एवं बकाया ब्याज समर्पण मूल्य के बराबर होने पर मोचन निषेध कहलाता। मान लीजिए हमने कंपनी से कुछ लोन लिया और मैं लोन जमा कर रहा हूँ, फिर बाद में कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं उसकी किस्तें नहीं जमा कर पा रहा हूँ, जो ब्याज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में जब ब्याज और लोन की राशि जोड़ के जितना मेरा वैल्यू है, मेरे पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू है, उसके जब बराबर हो जाती है, तो यानी अब हमारा कुछ बचा नहीं, क्योंकि उतना तो हमको देना है, तो वहीं पे पॉलिसी जो है वो कैंसिल कर दी जाती है। इसको बोलते हैं मॉर्गेज रिडेम्पशन। ऋण राशि एवं बकाया ब्याज के समर्पण मूल्य के बराबर होने पर मोचन निषेध, यही होता है। अम्बुड्समैन, अम्बुड्समैन यह एक लोकपाल है जहां पर पॉलिसी धारक और कंपनी के बीच होने वाले विवादों को सुलझाया जाता है। इसकी सीमा 20 लाख होती है। विवादों का निपटारा 90 दिन में होता है। इसके निर्णय को मानने के लिए कंपनी बाध्य है, किंतु पॉलिसी धारक नहीं। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, यानी जिला फोरम और अम्बुड्समैन, दोनों की लिमिट एक बराबर होती है, लेकिन अंतर क्या है? जिला फोरम, ये अम्बुड्समैन जो है ये एक इंटरनल व्यवस्था है न्याय की। अगर मान लीजिए कोई विवाद होता है कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच में, तो अम्बुड्समैन न्याय की एक इंटरनल व्यवस्था है। इसमें अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिसी धारक जाता है और क्लेम करता है, उसकी सीमा होती है 20 लाख रुपए तक। तो वो निर्णय जो भी होता है वो 90 दिन के अंदर अम्बुड्समैन निर्णय दे देगा। अगर निर्णय पॉलिसी धारक के पक्ष में है तो कंपनी विवश है, कहीं आगे नहीं जा सकती। क्लेम के लिए वो फिर बाध्य है कि उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी, जो अम्बुड्समैन है, वो पॉलिसी धारक के क्लेम को रिजेक्ट कर देता है, उसकी प्ली को रिजेक्ट कर देता है, तो जो है पॉलिसी धारक लेकिन बाध्य नहीं है कि वो अम्बुड्समैन के निर्णय को माने। वो स्टेट फोरम जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जा सकता है, और जो है अपने जो सेंट्रल फोरम है देश का, वहां पे भी जा सकता है। तो लेकिन इसकी सीमा यानी 20 लाख रुपया इसकी सीमा है, और यही सीमा जो है अपना जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है वह उसका होता है। जोखिम प्रतिधारण, रिस्क रिटेंशन, ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अपने जोखिम को स्वयं ही वहन करना, अर्थात बीमा ना कराना। किसी चीज की वैल्यू अगर मेरे लिमिट में है, जैसे मान लीजिए कि एक मैंने 2000, 3000, 4000 रुपए की कोई चीज है मेरे पास, तो वो खो जाए अगर मेरे से, तो मुझे कोई उतनी दिक्कत नहीं होगी, ना तो मुझे कष्ट होगा। अगर मैं उसका इंश्योरेंस ना भी कराऊं
तो चलेगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई मान लीजिए कि 1 लाख की चीज है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपया है, मुझे अगर वो चीज खो जाए तो उसको जो है मुझे दिक्कत होगी। तो ऐसी स्थिति में कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं उसका इंश्योरेंस करा लूं। जहां तक मुझको प्रॉब्लम नहीं होती है कि चलो ठीक है इसके इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होता है, उसको बोलते हैं रिस्क रिटेंशन, यानी जोखिम प्रतिधारण। यानी इतने तक का रिस्क मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, इसके ऊपर जब होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। यही स्थिति जो है लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में होती है। जो ये जनरली आता है कहाँ पे, ये जनरली प्रयोग होता है इंश्योरेंस कंपनियां जब आपस में जो है ये रिस्क रिटेंशन की क्षमता रखती हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी कंपनी है, उसकी एक क्षमता होती है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, बहुत बड़ी आपदा आ जाए जिसमें एक तरफ से ही बहुत सारे लोगों की मौत हो जाए। जैसे अभी केदारनाथ में कुछ सालों पहले एक आपदा ऐसी, मान लीजिए कोई बड़ी आपदा आ जाए तो जिसमें बहुत सारा क्लेम अगर देना पड़े तो अच्छी से अच्छी कंपनी की माली हालत खराब हो सकती। तो ऐसी स्थिति में कुछ नियम के तहत कंपनियां जो है वो एक लिमिटेड उस पे जो है अपने पास रिस्क कवर रखती हैं। उसके ऊपर जो बनता है वो दूसरे कंपनी से वो जो है री इंश्योरेंस करा लेती हैं। जितना वो अपने पास रिस्क कवर रखती हैं उसको बोलते हैं जोखिम प्रतिधारण यानी रिस्क रिटेंशन, और जो दूसरे कंपनियों से कराती हैं उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। जोखिम हस्तांतरण क्या होता है, जो हम पॉलिसी कराते हैं अपने जोखिम को किसी और पर डाल देना, अर्थात बीमा कंपनी को दे देना। यानी जो हम पॉलिसी कराते हैं, यानी जो हमारी जिम्मेदारी है, मान लीजिए मैंने 1 करोड़ का अपना जो है बीमा कराया, तो 1 करोड़ का मैंने अपनी जिम्मेदारी उस कंपनी पे डाल दिया, बीमा कंपनी पे, कि अगर मेरे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए तो मेरे परिवार को, अगर मैं 1 करोड़ कमा के देता, मेरे ना रहने पे 1 करोड़ रुपया जो है मेरे परिवार को मिले। यानी मैंने अपनी जिम्मेदारी जो है, अपना जो जोखिम है वो उस बीमा कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, दे दिया। जो काम मेरा था वो मैंने उस कंपनी को दे दिया। तो इसको बोलते हैं जोखिम हस्तांतरण यानी रिस्क रिटेंशन। मानव जीवन मूल्य, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अभी इसके पहले चर्चा मैंने किया था कि मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं हो सकता, ये सही बात है। लेकिन कुछ एक लिमिटेड उस पे जो है हम लोग कोशिश ये करते हैं, क्योंकि जितना आदमी की अर्निंग है उसके आधार पे एक अनुमानित जो है उसकी वैल्यू निकालने का प्रयास किया जाता है। जैसे ह्यूबनर ने जो है इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सबसे पहले कि मानव जीवन का मूल्य कुछ हद तक निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरी जो अर्निंग है और मेरी एज है, मान लीजिए कि एक मेरी एज अगर 40 साल है या 50 साल है या 30 साल है, मान लीजिए मैं अगले 30 सालों तक और अर्निंग करूंगा, तो इसका मतलब है कि 30 सालों में मैं जितना पैसा कमाता हूँ 30 सालों में मिला के, और मैं जो अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ उसको अगर उसमें से घटा दिया जाए तो बाकी जो पैसा होगा वो पैसा वो मेरे परिवार के ऊपर खर्चा होगा। मेरे ना रहने के बाद वो पैसा उसकी छत पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली उस परिवार का लॉस है जो मेरे ना रहने पे उस परिवार को नहीं मिलेगा। तो मानव जीवन का एटलीस्ट इतना तो मूल्य हुआ, इसी आधार पे पॉलिसी को करना चाहिए। और इसके लिए बीमा की दृष्टि से वार्षिक आय का 20 गुना लगभग माना जाता है। जो उस आदमी की अर्निंग है उसका लगभग 20 गुना तक कर सकते हैं। भविष्य की आय को भी वर्तमान में जोड़कर मानव जीवन मूल्य निकाला जाता है। यानी आज अगर मैं जीवित हूँ, मेरी इतनी अर्निंग है, आगे 10 साल 20 साल 25 साल में मैं कितना कमा लेता, वही जोड़ के जो है उसका पूरे जीवन मूल्य कितना मैं कमा सकता हूँ, वो खर्चे अपने घटा के वो टोटल वैल्यू होती है। पेड अप वैल्यू यानी चुकता मूल्य क्या होता है, आनुपातिक पूर्णावर्ग अर्थात चुकाए गए कुल प्रीमियमों की संख्या का कुल देय प्रीमियम की संख्या के सापेक्ष आनुपातिक मूल्य। यानी अगर इसको सब सरल शब्दों में समझा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, 20 साल 25 साल 15 साल 10 साल ऐसे मान लीजिए हमने लिया, लेकिन जो है कुछ परिस्थितियों बस जो है मैं 3 ही 4 साल 5 साल चला पाया। तो ऐसी स्थिति में 5 साल अगर मैंने चलाया है पॉलिसी, तो
5 साल में, चूंकि पॉलिसी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 20 साल का, उस स्थिति में हम 5 ही साल पॉलिसी चला रहे हैं तो पॉलिसी जो है लैप्स हो जाती है। जो वैल्यू 5 साल की बनेगी, प्रोपोर्शनेट, उसको मैच्योरिटी आप कह सकते हैं, प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के समय पे उसको वेट करते हैं तो वो उसका पूरा पैसा जो भी 5 साल का वैल्यू होगी, हम ये मान के चलते हैं कि 5 ही साल अगर पॉलिसी ली होती तो कितना पैसा मिलता उसको मैच्योरिटी पे, तो वो मैच्योरिटी के समय पे उसको उतना जोड़ के दे दिया जाता है। तो यही होता है पेड अप वैल्यू। इसको निकालने के लिए यह है कि पेड अप वैल्यू का फार्मूला होता है जमा की गई प्रीमियमों की संख्या, यानी टोटल जितना हमने, मान लीजिए हमने 20 साल का प्लान लिया और 5 साल चलाया, यानी 5 साल को सम एश्योर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, जमा की गई प्रीमियमों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय सम एश्योर्ड, और इस जो भी आता है उसको डिवाइडेड बाय प्रीमियम पेइंग टर्म, जितने समय तक हमने प्रीमियम भरने के लिए कमिटमेंट किया था, टर्म लिया था, उससे भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा पेड अप वैल्यू, यानी प्रोपोर्शनेट सम एश्योर्ड आ जाएगा, प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी वो आ जाएगा। इसको बोलते हैं पेड अप वैल्यू। ऋण समर्पण मूल्य का 90% होता है। यूलिप पॉलिसी पर लोन नहीं मिलता है। ये जानने वाली बात है कि अगर यूलिप के प्लान है तो उस पे लोन नहीं मिलते हैं। उसमें जब भी यूलिप पॉलिसी फ्लेक्सिबल पॉलिसी होती है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपने यूनिट्स बेच दीजिए, जितना चाहिए उतना बेच दीजिए, अगर आपको लोन की जरूरत नहीं रहती, और जितना चाहिए उतना आप जमा कर दीजिए, किस्तों में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ये होता है जनरली समर्पण मूल्य का 90%। और समर्पण मूल्य क्या होता है? जो पेड अप वैल्यू, जैसे हमने चुकता मूल्य बताया, मान लीजिए कोई पॉलिसी 20 साल का लिया और 10 साल चलाया, यानी आधा चलाया, तो जो मैच्योरिटी मिलती उसको 20 साल चलाने पे उसका आधा मैच्योरिटी उसने चलाया है लगभग, तो वो हुआ। लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट 20 साल का था, इसलिए जो है, और वो तोड़ 10 साल में रहा, तो इस पे कुछ पनिशमेंट एलआईसी देगी। तो इसको जो है, जो पनिशमेंट पेड अप वैल्यू पे जो पनिशमेंट देंगे, उसमें समर्पण मूल्य फैक्टर लगाते हैं, वो जो पनिशमेंट होता है उसके बाद जो वैल्यू आता है वो होता है समर्पण मूल्य। और समर्पण मूल्य का 90% वो लोन मिलता है। ये जानने वाली बात है कि जो, जैसे कोई पूछता है कि लोन क्या होगा, तो सरेंडर वैल्यू का 90% वो लोन होता है। कालातीत यानी लैप्स पे भी चर्चा हुई थी कि पॉलिसी के पुनर्जीवन का समय निकलने के बाद यदि पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं कराया जाता है, यानी 5 साल का समय बीत जाए, 5 साल तक का समय होता है कि पॉलिसी को आप चालू करवा सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ में आप उसको चालू करवा सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल के अंदर आपने चालू नहीं कराया है तो आप जो है, आपकी पॉलिसी पूरी तरह से लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर वो चालू नहीं होगी। हाँ, ये है कि अगर पॉलिसी आपकी 2 साल चली है तो पेड अप एक्वायर कर लेगी। पेड अप माने प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी, जितने दिन पॉलिसी आपकी चली है उतने दिन का प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी मिल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली यह कंपनी का अधिकारी है जो कि कंपनी के लाभ, हानि एवं बोनस तथा प्रीमियम की गणना करता है। एक्चुअल में यही वो अधिकारी, मेन यही अधिकारी होता है जो ये निर्धारित करता है कि कौन सी पॉलिसी आएगी एलआईसी में या किसी कंपनी में, उसका प्रीमियम कैसे कितना रहेगा, कितना इस पे बोनस दे सकते हैं। सारा कैलकुलेशन का काम जो है वो एक्चुअली ही करता है। प्रथम प्रीमियम रसीद, फर्स्ट प्रीमियम रसीद, ये इससे प्रश्न अक्सर आता है कि जैसे है, यह एक सबूत है जो कि कंपनी द्वारा जोखिम प्रारंभ होने का प्रमाण है। जोखिम प्रारंभ होने का प्रमाण क्या होता है? वो होता है प्रथम प्रीमियम रसीद। और प्रथम प्रीमियम रसीद कैसे, कब मिलती है? जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है, यानी आपने प्रपोजल फॉर्म दिया और पॉलिसी जो अंडर राइटर है उसने प्रपोजल फॉर्म को देखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसको उस पे अपना अंडर राइटिंग कर दिया, उसको दे दिया कि इन टर्म्स पे आपकी पॉलिसी को किया जाता है। आपने जाके पैसा जमा कर दिया, प्रीमियम जो भी उसमें रिक्वायर्ड प्रीमियम है, और आपको प्रीमियम
पॉलिसी नंबर अलॉट हो गया और उसके साथ में एक रसीद मिलती है, उसको बोलते हैं एफपीआर यानी फर्स्ट प्रीमियम रसीद। तो वही वो प्रमाण होता है कि आज से आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो गई है। आपने अगर पैसा जमा कर दिया और आपने ऐसा भी होता है कि आप जाएं एलआईसी में, आप पैसा जमा कर दें, लमसम जमा कर सकते हैं, जो एग्जैक्ट प्रीमियम है वो भी जमा कर सकते हैं, और आपने प्रपोजल फॉर्म नहीं दिया, तो जो ऐसे जमा करते हैं वो जमा होता है, उसको बोलते हैं बीओसी। बीओसी का मतलब होता है ब्रांच ऑफिस कलेक्शन। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी एजेंट को पैसा दिया, तो अब एजेंट अपने पास पैसा रखे, इससे अच्छा है कि वो ले जाके जमा कर देता है कंपनी में, तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो पैसा कहीं गिर सकता है। उससे बचने के लिए वो बीओसी कटवा लेता है। लेकिन बीओसी की रसीद होने से जो है रिस्क कवर नहीं प्रारंभ होगा जब तक कि पॉलिसी नंबर नहीं अलॉट होगा और एफपीआर नहीं मिलेगी। तो दोनों में अंतर है। एक होता है बीओसी की रसीद, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कई बार बीओसी की रसीद लेके आते हैं और दिखाते हैं देखिए मेरे पास रसीद है। वो रसीद होती है बीओसी की, यानी ब्रांच ऑफिस कलेक्शन, यानी केवल वो सिंपली ये होता है कि आपका पैसा जमा है और कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, एफपीआर में जिसमें पॉलिसी नंबर अलॉट होता है वो होता है बीमा का सबूत, वहां से फिर वो बीमा स्टार्ट माना जाता है। नवीनीकरण प्रीमियम रसीद यानी रिन्यूअल प्रीमियम रसीद क्या होती है? प्रथम प्रीमियम की रसीद जमा होने के बाद आगे की जो भी किस्तें जमा होगी वो रिन्यूअल प्रीमियम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने पहले ही क्वार्टरली प्रीमियम जमा किया, पहला क्वार्टरली हमने जमा किया, अगला क्वार्टर हम जब जमा करेंगे तो वो रिन्यूअल कहलाएगा, उसकी जो जमा होगी वो रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट में बोली जाएगी। जोखिम का समूह, पूलिंग ऑफ रिस्क, एक समान जोखिम वाले लोगों को एक समूह में रखना। जो अंडरराइटर होता है वो इस तरह से अंडरराइटिंग के लिए अपना क्राइटेरिया सेट करता है कि अलग अलग जो जोखिम होते हैं उनको एक समूह में रख के वो अंडरराइटिंग के डिसीजंस लेता है, और उसी हिसाब से वो जो है कुछ कई जोखिम ऐसे होते हैं जिसमें जो है जो जोखिम के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम्स लगते हैं, उसका निर्धारण भी इसी पूलिंग ऑफ रिस्क, जो जोखिम का समूह है उसके आधार पे उसका निर्धारण होता है। अवधि बीमा यानी टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? परिपक्वता। अवधि बीमा का मतलब होता है केवल रिस्क कवर, परिपक्वता मूल्य नहीं होता, यानी पॉलिसी मेच्योरिटी नहीं मिलती है। इसमें पॉलिसी अवधि में जोखिम सुरक्षा रहेगी। अगर हमने 20 साल के लिए प्लान लिया है और एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, इसका मतलब यह है कि 20 साल तक अगर हमने 10 लाख के लिए लिया है प्लान सम एश्योर्ड का, तो मेरे न रहने पे मेरे परिवार को 10 लाख का बीमा धन मिलेगा। तो ये होता है। लेकिन अगर मैं जीवित रहा 20 साल तक, तो 20 साल के बाद मेरे परिवार को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, मैच्योरिटी नहीं मिलती है, केवल रिस्क कवर रहता है। बंदोबस्ती बीमा योजना क्या होता है? बंदोबस्ती बीमा या इंडाउमेंट पॉलिसी, इसके नाम से ही कि बंदोबस्ती, बंदोबस्ती का मतलब बंदोबस्त करना या व्यवस्था करना। अगर 20 साल के लिए मैंने एक प्लान लिया तो इसका मतलब है कि मैं कोई ना कोई मेरा एक टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 20 साल बाद जब बच्ची की शादी करना हो, बच्ची की शादी के लिए एक मुश्त रकम मुझे मिले, और 20 साल का मैं एक ऐसा प्लान सेट करता हूँ, तो 20 साल बाद मैच्योरिटी मिलेगी। पूरा 20 साल में पूरा बीमा धन, बोनस जितने दिन चली होगी उतने दिन 20 साल का बोनस और अतिरिक्त बोनस जोड़ के जो पेमेंट होगा वो मिल जाएगा। और अगर इन 20 सालों में कोई कैजुअलिटी मेरे साथ होती है तो भी जो है पेमेंट जो है उसको मिल जाएगा। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लान जो है एलआईसी में इंडाउमेंट के प्लान ही होते हैं। समूह बीमा यानी ग्रुप इंश्योरेंस, बहुत सारे लोगों का बीमा एक पॉलिसी में लेना। जैसे मान लीजिए कोई संस्था है, कोई कंपनी है, वो कंपनी अपने एम्प्लॉइज का जो है बीमा जो है एक ग्रुप में करती है, उसके लिए बहुत सारी जो है इंडिविजुअल रसीदें नहीं जारी होती है, तो उसका प्रीमियम भी जो एम्प्लॉयर है वो जमा करता है, यानी जो नियोक्ता है वो जमा करता है, और इसके लिए एक पॉलिसी ली जाती है, उसको मास्टर पॉलिसी बोलते हैं। तो ऐसा करने के लिए 25 लोग कम से कम उस ग्रुप में होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं समूह बीमा यानी ग्रुप इंश्योरेंस। शुद्ध बंदोबस्ती बीमा योजना क्या होती है? शुद्ध बंदोबस्ती योजना का मतलब ये होता है कि केवल जीवित रहने पे पैसा मिलेगा।
जैसे टर्म इंश्योरेंस है केवल मरने पे पैसा मिलेगा, उसी तरह से शुद्ध बंदोबस्ती है, इसमें केवल जीने पे पैसा मिलेगा। यानी टर्म इंश्योरेंस का बिल्कुल अपोजिट, जीने पर ही पैसा मिलेगा। अगर मर गया आदमी तो कुछ नहीं मिलेगा, मैच्योरिटी पे ही जो है पैसा मिलेगा। एक तरह से ये शुद्ध इन्वेस्टमेंट का प्लान है। ये IC38 का हमने ये जो अभी चर्चा किया है, IC38 की एक जो बुक है, आप चाहें तो उस बुक को भी और भी पढ़ सकते हैं। ये सारे जो मैंने जिन जिन टॉपिक्स पे जिन जिन शब्दों को आपसे चर्चा किया, ये इसमें दिया हुआ है। और उसी बुक से IC38 की निश्चित सफलता कैसे प्राप्त करें, उससे ये मैंने लिया है। तो आप चाहें तो इसको पूरी बुक भी पढ़ सकते हैं। और ये था इसका प्रेजेंटेशन। तो हमारा ये पहला सत्र समाप्त होता है। इसी तरह के 6 सत्र चलेंगे, जो आपको थोड़ा-सा टीचिंग जिसमें होगी, और उसके बाद एक ट्रिक्स का सत्र चलेगा। तो बस इन्हीं बातों के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। नमस्कार।